अगर देखा जाए तो हमारे वातावरण में 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं, जिनमें सजीव, निर्जीव और मृत हैं। हम बात सिर्फ सजीव की करेंगे, जिन सभी में प्रजनन की क्षमता होती है, यानी अपने जैसे दूसरे सजीव पैदा करने की क्षमता होती है, जिनमें वृद्धि करने की क्षमता होती है, छोटे से लेके बड़े होना, बूढ़े होना, फिर मर जाना। उपापचय होता है उनके अंदर, यानी वो चीजों को लेते हैं, अलग अलग गतिविधियां होती हैं, और जिन चीजों को खाते पीते या अपने भोजन के तौर पर लेते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटती हैं प्रोटीन, विटामिन में, और उस तरह से हमारे शरीर में उनका इस्तेमाल होता है। उनमें संवेदना होती है, यानी कि अगर हम सुई चुभोते हैं तो वो तुरंत उस पे जो है अपना हाथ हटाते हैं या पीछे करते हैं। उनमें गमन होता है, परिसंचरण होता है और श्वसन की क्रिया होती है। सबसे पहले सजीवों की वर्गीकरण की आवश्यकता अरस्तु ने महसूस की, और सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु ने दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद में सजीव हमारे चारों तरफ हैं, वो चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय इंसान हो, वेल हो या जो भी हो। तो उन सारों को देखते हुए अरस्तु ने सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण किया। उन्होंने सबसे पहले पौधों और मनुष्यों को, पौधों और जंतुओं को अलग किया, और उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं के आधार पर उन्होंने उसको पुनः वर्गीकृत किया। सिर्फ कुछ ही सालों तक इस वर्गीकरण को माना गया। उसके बाद लीनियस ने अपना वर्गीकरण दिया। लीनियस ने वर्गीकरण देने के लिए पौधों को और प्राणियों को अलग अलग किया। प्राणियों में उन्होंने एक कोशिकीय प्राणी से लेकर बहुकोशिकीय प्राणी सभी को लिया, और जो आधुनिक वर्गीकरण है 1979 में जो है आर.एच. विटेकर ने दिया है। ये विटेकर वर्ड है, कहीं पे ये विटकर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे विटकर मिलेगा, और कहीं पे सिर्फ विटकर मिलेगा। तो ये तीनों नाम कंफ्यूज नहीं है, एनसीईआरटी बुक में विटेकर वर्ड यूज किया गया है। तो लेकिन सबसे पहले वर्गीकरण के लिए एक जरूरत थी कि मानक नाम व्यवस्था हो। मानक नाम व्यवस्था के लिए लीनियस ने सबसे पहले प्रयास किया। उन्होंने द्विपद नाम पद्धति का जन्म दिया। द्विपद नाम पद्धति में नाम के 2 पद हैं। पहला नाम किसी भी जो जीव है, सजीव है, उसकी वंश को बताता है, और दूसरा नाम उसकी जाति को बताता है। मानक नाम पद्धति की एक विशेषता है कि इसको हमेशा इटैलिक में लिखा जाएगा, और इसे कहीं भी उद्भव हो, इसको हमेशा लैटिन ओरिजिन वर्ड माना जाता है कि ये लैटिन से ही आया है। जो दूसरा हम जाति का नाम लिखते हैं वो स्मॉल अक्षर में लिखा जाता है, और अगर हम हाथ से लिखते हैं तो हमेशा इसको दोहरी लाइन से रेखांकित कर देते हैं कि ये इस पर्टिकुलर स्पीशीज का, पर्टिकुलर जाति का नाम है। जैसे अगर हम होमो सैपियंस इंसान को कहते हैं तो होमो हमारी जो है वंश का नाम है, जबकि सैपियंस हमारी जाति का नाम हो जाए। और जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन वर्गीकी के अंदर किया जाता है। वर्गीकी को सिस्टेमिक्स कहते हैं। सिस्टेमिक्स जो है सिस्टेमा से पैदा हुआ, और जो पहचान, नाम, पद्धति और विकासीय संबंध को दर्शाता है। और इसमें चरण को टेक्स कहते हैं, वर्गक को टैक्सॉन कहते हैं। अगर वर्गीकरण के भाग देखे जाए तो वर्गीकरण के भाग हम सबसे पहले जगत को लेते हैं, फिर फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इसको हमने बीच में उल्टे एरो से इसलिए दर्शाया गया है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की जाति से जगत की ओर जाते हैं तो जाति में जो है हमारे लक्षण, जो लक्षण होते हैं वो ज्यादातर समान होते हैं। वंश में जाते हैं तो वंश में जातीय लक्षण तो समान होते हैं, लेकिन एक वंश में कई जातियां हो सकती हैं। इसी तरह कुल, और जब हम जगत में देखते हैं तो एक जगत में जितनी भी जातियां होंगी उस सब के प्राणी मौजूद होंगे, सारे लिविंग, सारे जीव वहां पे मौजूद होंगे, वो चाहे पौधे हों, वो चाहे जंतु हों, सारे वहां अगर मौजूद होंगे तो वहां पे जितनी समानताएं दिखेंगी उससे कहीं ज्यादा विषमताएं दिखाई देंगी। अगर हम सिर्फ जंतु जगत का लेंगे तो जाति में जाते जाते हमें एक कोशिकीय प्राणी दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम पूरे जगत की बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे बहुकोशिक प्राणी भी दिखाई देते हैं। आधुनिक वर्गीकरण जो किया गया है उसमें जगत को 5 जगत में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमाइला। और जिनके मुख्य जो गुण लिए गए हैं वो कोशिका, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण विधि और प्रजनन को लिया गया है।
पहला जो जगत है वो मोनेरा है। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के माने गए हैं, आद बैक्टीरिया यानी बहुत प्रिमिटिव एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को फिर से 4 कैटेगरी में बांटा गया है, साइनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी, परपोषी और माइकोप्लाज्मा। जो जो है माइको बैक्टीरिया है, ये कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम तरह के होते हैं। कोकस एक गोल शेप में होता है। जब 2 कोकस आपस में मिल जाते हैं तो वो डिप्लोकोकस हो जाते हैं। इसी तरह कई सारे कोकस आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला भी बना लेते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को 5 उपजगत में बांटा गया है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाइजलाइट, यूग्लिनाइट। लीनियस का वर्गीकरण है, अलग फाइलम था लेकिन इसमें प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिनाइट को रखा गया है। कवक और प्रोटोजोआ। कवक को फिर से 4 उसमें बांटा गया है संघों में, फाइकेमाइसिटीज, एस्केमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड न्यूरोमाइसिटीज। और साथ ही साथ जो प्रोटोजोन्स हैं, जो एक कोशिकीय प्राणी है, पहले प्रोटोजोन्स को, जो प्रोटोजोआ थे, इन सभी को एक कोशिकीय प्राणी को जीव जगत में डाला गया था, लेकिन अभी इनको अलग से प्रोटिस्टा जगत में डाला गया है। इनमें जो जनन है वो लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है और ये स्पोर के फॉर्म में भी जो है अपना जनन करते हैं। और कवक जो हैं, कई सारे कवक परपोषी होते हैं, कई कवक स्वपोषी होते हैं और ये जितना नुकसान करते हैं उतना ही फायदे के काम में भी आते हैं। कवक से दवाएं भी बनाई जाती हैं। साथ ही साथ जो कवक है, जिसको हम हिंदी में कुकुरमुत्ता बट अंग्रेजी में हम इसको मशरूम कहते हैं और ये हमारे खाने के काम भी आता है और बहुत ही पौष्टिक होता है। तीसरा जगत है पादप जगत। पादप जगत में सभी यूकैरियोट्स आते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। बहुत ही कम पादप अब ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। शैवाल हैं, जो लाल हरे शैवाल हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये परपोषी होते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं, ये परपोषी होते हैं। बाकी जितने भी पौधे पादप जगत के सदस्य हैं वो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, वो सभी स्वपोषी होते हैं और इनमें संतति एकांतरण होता है, यानी बीजों से ये अपना नए पौधे तैयार होते हैं। सबसे बड़ा जो जगत है वो प्राणी जगत के तौर पे आया है। प्राणी जगत में क्योंकि इनकी शारीरिक सम्मति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि में बहुत सारी समानताओं एवं विषमताएं हैं। प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं विटेकर के वर्गीकरण के हिसाब से, लेकिन लीनियस के वर्गीकरण के अनुसार प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय नहीं हैं। इनमें संगठन के स्तर होते हैं जिन्हें ऊतक संगठन कहते हैं। जब कई सारे ऊतक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो अंग बनते हैं और जब कई सारे अंग एक साथ काम करते हैं तो वो अंग तंत्र बन जाता है। तो प्राणी जगत का जो वर्गीकरण के पहले 5 आधार माने गए हैं, उनमें सम्मिति मानी गई है कि अगर किसी भी प्राणी को हम सीधे काटते हैं और वो 2 बराबर एक तरह से कट जाता है तो वो द्विपार्श्व सम्मिति हो जाता है। जबकि अगर हम किसी को ऐसे काटते हैं तो वो असम्मित वाले प्राणी होते हैं। कोर संगठन होता है जिन प्राणियों में एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरिक कहलाते हैं। जिनमें सिर्फ एंडोडर्म या एंडोडर्म और एक्टोडर्म होता है वो द्विकोरिक प्राणी कहलाते हैं। प्रगुहा होती है, इनमें खंडी भवन होता है और जिन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु होती है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं और जिन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु नहीं होती उन्हें नॉन कॉर्डेट कहते हैं। अगर जंतु जगत का वर्गीकरण हम देखें तो सबसे पहले संगठन के स्तर के आधार पर देखा जाता है तो कोशिकीय अंग तंत्र अगर है, कोशिकीय है तो वो हमारे पोरिफेरा, उनमें सिर्फ सेल्यूलर उनका जो स्ट्रक्चर है संगठन का वो सिर्फ कोशिका आधारित है, उनमें ऊतक और या अंग तंत्र के आधार पर नहीं है। इसलिए संगठन का स्तर अगर कोशिकीय है तो वो सिर्फ पोरिफेरा संघ के जंतु कोशिकीय संगठन में आते हैं। लेकिन अगर सम्मिति के आधार पर देखें, ऊतक, अंग तंत्र और अंगों के आधार पर देखें तो 2 तरह की सम्मिति होती है, पार्श्व सम्मिति या द्विपार्श्व सम्मिति या अरीय सम्मिति। उसके आधार पर अगुही, कूटगुही या गुहा के आधार पर उनको फिर से बांटा जाता है और संघ के आधार पर अगर देखा जाए तो जो ऊतक और अंग तंत्र वाले जो जंतु हैं उनमें अगुही हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, कूटगुही हैं एस्केल्मिन्थीज हैं, जबकि अगर प्रगुही देखा जाए तो गुही देखा जाए तो उनमें एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेविकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आते हैं।
अगर पॉरीफेरा ये जितने भी जंतु हैं उनके शरीर का मुख्य लक्षण है कि उनके पूरे शरीर में छेद होगा और नाल तंत्र उनकी उपस्थित होगी। सिलेंट्रेटा के जितने भी जंतु हैं उनमें नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं उपस्थित होंगी, जबकि टिनोफर जितने भी हैं उनमें बीच में गमन के लिए पट्टिकाएं होती हैं। अगर हम प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज को आपस में कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज के जितने भी सदस्य होंगे उनमें चूषक उपस्थित होता है, वो पतले होते हैं, चपटे होते हैं, जबकि एस्केल्मिन्थीज के जितने भी सदस्य होते हैं वो गोल होते हैं, कृमि के समान होते हैं और इनमें जेंडर सेपरेट होता है, मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का को अगर देखेंगे अंगतंत्र के आधार पर तो एनिलिडा में अंगतंत्र विकसित होता है, ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल एकदम साफ होता है, ऑर्थोपोडा में काइटिनी वॉल कंकाल होता है और ऑर्थोपोडा का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण होता है कि इसके शरीर जो है वो खंडित होते हैं। मोलस्का के जो शरीर, मोलस्का इसके बाद आता है मोलस्का में बाह्य कंकाल एक कवच के तौर पर उपस्थित होता है। इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें जल संवहन तंत्र होता है, जबकि हेमिकॉर्डेट होते हैं इनमें जो पृष्ठरज्जु है वो बहुत ही अल्प विकसित होती है, ये दिखने में कीड़े के समान होते हैं। जैसे कि इंसान है जो कॉर्डेट में आता है उसकी अगर पृष्ठरज्जु ना हो तो वो बिल्कुल एक मरा हुआ सा आदमी जैसा, मरा हुआ जैसा दिखेगा, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। हेमिकॉर्डेट में वो पृष्ठरज्जु, वो रीढ़ की हड्डी बहुत हल्की सी होती है, इसलिए वो कृमि के तौर पर दिखाई देते हैं। जबकि जो कॉर्डेट होते हैं उनमें श्वसन तंत्र होता है, उनमें पृष्ठरज्जु होती है, अगर फेफड़े नहीं है सांस लेने के लिए तो उनमें क्लोम छिद्र होते हैं, पैर होते हैं चलने के लिए और उनका जो अंगतंत्र है सबसे ज्यादा विकसित होता है। ये हमारा परिचय था विटकेयर के हिसाब से। और हम अब संक्षेप में लिनियस के हिसाब से बता दें। लिनियस ने दो तरीके से बांटा। उन्होंने सबसे पहले सारे सजीवों को एक पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। जंतु जगत में फिर उन्होंने लिया जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं है उनको नॉन कॉर्डेट में रखा गया, जिन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डियां हैं उनको कॉर्डेट में रखा गया। उसके बाद नॉन कॉर्डेट में पहला संघ आया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के सभी जो सदस्य हैं उनमें छिद्र होता है। पॉरीफेरा के बाद ऑर्थोपोडा आया। ऑर्थोपोडा के सभी सदस्यों के जो अंग हैं वो काइटिनी होते हैं, खंडित होते हैं। ऑर्थोपोडा के बाद सिलेंट्रेटा आया एंड सिलेंट्रेटा के बाद एनिलिडा आया। एनिलिडा के बाद हमारे सारे जो सजीव हैं फिर बाकी कॉर्डेट में आ गए। तो इस तरह से लिनियस और विटकर के वर्गीकरण में अंतर।